जय हिंद प्यारे बच्चों। राम राम, जय श्री राम। बच्चों मैं आज आपके सामने यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं बच्चों। और इस बार मैं एक नई सोच और नई उमंग के साथ बच्चों आपके सामने हाजिर हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। कि ऐसा माना जा रहा है कि जो यूपी पुलिस का री एग्जाम है वो जुलाई माह में संभावित है। बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी ऐसे ही अपने दम पूरे जोर से करते रहोगे। तो बच्चों आज के प्रैक्टिस सेट पहले के साथ हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। और बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चे। अगर बात की जाए इसमें तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो इसमें अगर बात की जाए बच्चों तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है 2024 में। तो बच्चों ऑप्शन ए आपके सामने है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 2। तो बच्चों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है 5। 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। बच्चों थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न अगर बात की जाए बच्चों तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्लियर है बच्चों? क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नागरिक सम्मान है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी या भारत रत्न जो प्रारंभ हुआ था 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। और जब ये 1954 में हुआ था तो यह 3 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को? 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को दिया गया था। इन 3 व्यक्तियों के यदि नाम की जाए तो इसमें थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उसके अलावा दूसरे की बात की जाए बच्चों तो सी राजगोपालचारी थे। सी राजगोपालचारी थे। इनके अलावा यदि बात की जाए तो वेंकट रमन थे। कौन थे बच्चों? वेंकट रमन थे। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि सामान्यतः भारत रत्न 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता था सामान्यतः। लेकिन 1999 में यह पहली बार 4 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को दिया गया? पहली बार 4 व्यक्तियों को दिया गया। इससे पहले 1999 से पहले हमेशा 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता था। लेकिन 2024 में, किसमें? 2024 में यह 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने व्यक्तियों को? 5 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें सबसे पहले आपको मैं नाम बता दूं 5 व्यक्तियों के। तो 5 व्यक्तियों के यदि नाम की बात की जाए तो इसमें है पहले नंबर पर कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। दूसरे हैं बच्चे आपके चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। लाल कृष्ण आनवाणी, लाल कृष्ण आनवाणी। उसके अलावा हैं बच्चे आपके पीवी नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव। और बच्चों 5वें हैं एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। तो इन 5 व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न दिया गया है। तो कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 को। अब बच्चों कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं भारत रत्न से। जैसे पूछा जाता है कि भारत रत्न सबसे पहले गैर भारतीय, सबसे पहले
गैर भारतीय भारत रत्न पाने वाले, गैर भारतीय भारत रत्न पाने वाले, सबसे पहले गैर भारतीय भारत रत्न पाने वाले कौन थे बच्चों? तो वो थे आपके बच्चों, मैं बता दूं, खान खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे बच्चों? खान खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। क्लियर है ना बच्चों? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और इनको बच्चों सीमांत गांधी किस नाम से जाना जाता है? इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है ना? सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसके अलावा बच्चों इन्हें जो दिया गया था, इन्हें 1987 या 1987 में सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय नहीं थे, ये गैर भारतीय थे, और 1987 में इनको दिया गया था। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बच्चों फिर मैं आपको बता दूं, 1990 में दूसरे गैर भारतीय थे। 1990 में दूसरे गैर भारतीय थे बच्चों नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, ये बच्चों दूसरे गैर भारतीय थे। ये कौन से थे? दूसरे गैर भारतीय थे। दूसरे गैर भारतीय थे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी भारत रत्न दिया गया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज तक दो ऐसे विदेशी व्यक्ति या गैर भारतीय जिनको भारत रत्न दिया गया है। पहले थे आपके कौन से थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और 1990 में बच्चों नेल्सन मंडेला को दिया गया, और 1990 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी दिया गया था। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बच्चों तो आपके सामने हाजिर है, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए या ऑप्शन फर्स्ट है राजीव कुमार, ऑप्शन सेकंड है अरविंद पानागड़िया, ऑप्शन थर्ड है आर वेंकट रमनी, और ऑप्शन फोर है बच्चों गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है राजीव कुमार। कौन वर्तमान में कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? राजीव कुमार। अब अगर बच्चों बात की जाए तो निर्वाचन आयुक्त का जो विवरण दिया जाता है वो अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताता है। मैं आपको बता दूं, निर्वाचन आयुक्त जो था वो पहले कैसी संस्था थी? पहले ये एक सदस्यीय संस्था थी। कैसी संस्था थी? पहले एक सदस्यीय संस्था थी। एक सदस्यीय संस्था थी। और निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था कब तक था? 1950 से लेकर और 1989 में। 1989 में यह बहुसदस्यीय कर दिया गया। बहुसदस्यीय का मतलब बच्चों यह होता है कि एक से अधिक जिस संस्था में सदस्य होते हैं उनको बहुसदस्यीय कहते हैं। 1989 में इसे बहुसदस्यीय कर दिया गया। फिर 1989 के बाद फिर इसे एक सदस्य कर दिया जाता है, और फिर 1991 से लेकर ये कंटिन्यूटी बहुसदस्य के रूप में चलता है। तो मैं आपको बता दूं, एक सदस्य संस्था थी लेकिन अब कैसी है? यह बहुसदस्यीय संस्था है। वर्तमान में यह बहुसदस्यीय संस्था है। वर्तमान में यह कैसी संस्था है? बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय संस्था है। क्लियर है ना? बहुसदस्यीय संस्था है। अब अगर मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में 3 सदस्य हैं। वर्तमान में 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं बच्चों? 3 सदस्य हैं। इसमें से एक है आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इसमें 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन है? 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। राजीव कुमार है। और इनका जो नंबर है बच्चों, क्रम की बात की जाए तो ये 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन से हैं? क्रम में बात की जाए
तो 25वें, जैसे 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, तो उसके बाद क्रम में बात की जाए तो ये 25वें हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो इस समय निर्वाचन आयुक्त हैं अन्य में। एक है आपके बच्चों सुखविंदर सिंह सिंधु। कौन है? सुखविंदर सिंह सिंधु। सुखविंदर सिंह सिंधु, सिंधु है, सिंधु। और दूसरे हैं बच्चों, दूसरे हैं ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। क्लियर है ना? दूसरे कौन है? ज्ञानेश कुमार। तो निर्वाचन आयुक्त में कुल कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 3 हैं। क्लियर है ना? उसके अलावा अगर बात की जाए तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर है ना? कौन करता है? राष्ट्रपति। और बच्चों प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। क्लियर है ना? कौन थे? सुकुमार सेन थे। क्लियर है ना? उसके अलावा यदि बात की जाए तो इनका कार्यकाल, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष। कितना होता है बच्चों? कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, या 65 वर्ष जो भी पहले हो। क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो यहां पर अरविंद पानागड़िया है, तो अरविंद पानागड़िया को बच्चों 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इनको क्या बनाया गया है? ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पानागड़िया। आर वेंकट रमनी की बात की जाए तो ये भारत के महान्यायवादी हैं। कौन है? भारत के महान्यायवादी हैं। क्लियर है ना? भारत के महान्यायवादी हैं। और इनका जो क्रम की बात की जाए तो ये 16वें क्रम में। कौन से क्रम में? 16वें क्रम में। और गिरीश चंद्र मुर्मू की बात की जाए तो ये इस समय आपके कैग हैं। क्या है ये? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या हम लोग कह सकते हैं इनको कि ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। क्लियर है? और इनका यदि क्रम की बात की जाए तो इनका क्रम है बच्चों 14वां। कौन सा? ये वर्तमान में 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट कंचनजंगा, ऑप्शन सेकंड गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन थर्ड अनाईमुडी और ऑप्शन 4 डोडा बेट्टा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड अनाईमुडी। कौन सा? अनाईमुडी। मैं आपको बता दूं बच्चों कि दक्षिण भारत की यदि बात की जाए तो हमने ये आपके सामने ये दक्षिण भारत रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर है ना? दक्षिण भारत को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत में क्या क्या है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो बच्चों यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे, पश्चिमी घाट को बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका थाल घाट है। कौन सा? थाल घाट है। थाल घाट है। फिर बच्चों ये यहां पर थाल घाट है बच्चों। क्लियर है ना? ये मैं पश्चिमी घाट बना रहा हूं, ये थाल घाट है। फिर बच्चों ये नीलगिरी पर्वतमाला है। ये नीलगिरी पर्वतमाला है। नीलगिरी पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वतमाला है। क्लियर है? इसके बाद अगर बात की जाए यहां ये बच्चों भोर घाट है। कौन सा घाट है? भोर घाट है। भोर घाट है। इसके बाद यदि बात की जाए तो यहां पर एक घाट है, यहां पर जो घाट है उसका नाम है बच्चों थाल घाट, भोर घाट, और ये यहां पर पाल घाट है। कौन सा घाट है? पाल घाट है, जो केरल में पड़ता है, पूछा जाता है। ये दोनों महाराष्ट्र में है। दूसरी बात यह है कि इसके बाद एक और पर्वत श्रृंखला है और इसको हम लोग अन्ना मलाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अन्ना मलाई के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना? अन्ना मलाई के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पालनी हिल्स है,
यहाँ पर ये पालनी हिल्स है, पालनी हिल्स है, पालनी हिल्स है। और फिर इसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये बच्चों कार्डामम, कार्डामम, कार्डामम पहाड़ी, या इसको इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए इसमें, तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो ये है पूरा जो मैंने आपके सामने ये बनाया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पश्चिमी घाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? पश्चिमी घाट भी कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो अन्नामलाई है, अन्नामलाई में ही बच्चों यहाँ पर एक अन्नामलाई में ही एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी। अनाईमुडी ही बच्चों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट की अगर बात की जाए तो 2695 मीटर है। कितनी? 2695 मीटर है। उसके अलावा अनाईमुडी की बात की जाए तो अनाईमुडी केरल राज्य में पड़ती है। कहां पर स्थित है ये? केरल राज्य में स्थित है। क्लियर है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है और इसकी हाइट 2695 मीटर और यह केरल राज्य में पड़ती है। क्लियर है बच्चों। अगर डेडा बेट्टा की बात की जाए तो ये नीलगिरी पहाड़ी में पड़ती है। कहां पर? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी में डेडा बोट्टा है। नीलगिरी पहाड़ी में डेडा बोट्टा है और ये तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। किस राज्य में पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है। और इसकी हाइट की बात की जाए तो 2637 मीटर है। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए कंचनजंगा की तो कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है। यह भी एक भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में स्थित, याद रखना बच्चों, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। यहां मैं लिख देता हूं भारत में स्थित, भारत में स्थित कहां पर? भारत में स्थित, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो कंचनजंगा है। क्लियर है ना। और इसकी हाइट की जब बात की जाए तो इसकी हाइट है बच्चों 8586 मीटर। कितनी? 8586 मीटर इसकी हाइट है। और गॉडविन ऑस्टिन की बात की जाए तो इसका एक दूसरा नाम है, केटू के नाम से यह जानी जाती है। क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन का ही नाम दूसरा केटू है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है। अब अगर बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो मैं आपको बता दूं भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है इस समय भारत मानता तो है ये काराकोरम श्रेणी में पड़ती है, लेकिन वह हिस्सा हमारे पास नहीं, वो पाकिस्तान के पास है। जबकि ये जो कंचनजंगा है ये सिक्किम में पड़ती है और ये जो हिस्सा है ये हमारे पास है, हमारे भारत के पास है। तो इसलिए हम लोग कह देते हैं कि भारत में स्थित, किसमें स्थित? भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। क्लियर है। और इसकी हाइट की बात की जाए तो 8611 मीटर है। कितनी है? 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है? तो इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सेकंड अल्जीरिया, ऑप्शन थर्ड नाइजर और ऑप्शन फोर सूडान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, अल्जीरिया। क्या है? अल्जीरिया। मैं बता दूं बच्चों कि आप सब लोग जानते हो कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो उसमें से एक अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका यदि महाद्वीप की बात की जाए, अफ्रीका महाद्वीप की यदि बात की जाए तो इसकी खासियत यह है कि अफ्रीका महाद्वीप की खासियत क्या है? अफ्रीका महाद्वीप की खासियत यह है कि यह एक तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इंपोर्टेंट बात यह है
कि यह पूरे विश्व का क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो पूरे विश्व का लगभग 20% क्षेत्रफल, और जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 16%, लगभग 16% जनसंख्या यह अपने पास रखता है। कहने का मतलब यह है कि कुल दुनिया का या विश्व का 20% क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप के पास है और लगभग 16% जनसंख्या इसके पास है। उसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्लियर है ना? अंध महाद्वीप कहा जाता है। उसके अलावा अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं, और वो तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं कौन कौन सी हैं? कर्क रेखा। तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं कौन कौन सी हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। अब अगर बच्चों बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश में पहले नंबर पर अल्जीरिया है। दूसरे नंबर पर यह बात की जाए तो रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये देश का ही नाम है। ये क्या है? देश का नाम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर यह है और दूसरे नंबर पर यह है। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो जनसंख्या के मामले में अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो है नाइजीरिया। कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। क्लियर है ना? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो नाइजीरिया है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो द विनर माइंडसेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों शेन वाटसन, ऑप्शन सेकंड है कीरोन पोलार्ड, ऑप्शन थर्ड है स्टीव स्मिथ और ऑप्शन 4 है ग्लेन मैक्सवेल। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है शेन वाटसन। शेन वाटसन की जब बात की जाए तो शेन वाटसन एक क्रिकेटर है। क्या है? एक क्रिकेटर है। क्रिकेटर तो बच्चों ये सारे हैं, लेकिन जो शेन वाटसन है ये ऑलराउंडर थे। ऑलराउंडर का मतलब होता है कि यह बॉलिंग भी कराते थे और अच्छी बैटिंग भी करते थे, अच्छी बॉलिंग और अच्छी बैटिंग करते थे। और इनका बहुत बड़ा योगदान है ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप जिताने में। कई विश्व कपों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं आपको बता दूं कि शेन वॉटसन किस देश से संबंधित हैं? ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है ना बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से। केरन पोलार्ड भी क्रिकेटर हैं, ये वेस्ट इंडीज से संबंधित है। किससे? वेस्ट इंडीज से संबंधित हैं। और यदि इनकी बात की जाए ये भी दोनों क्रिकेटर हैं और ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है तो क्या है? पेरिस ओलंपिक, कौन सा? पेरिस ओलंपिक 2024 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन है? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर आपके सामने ऑप्शन फर्स्ट है बजरंग पूनिया, ऑप्शन सेकंड अचंत शरद कमल, ऑप्शन थर्ड पीवी सिंधु और ऑप्शन 4 मैरी कॉम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अचंत शरद कमल है। कौन से हैं? अचंत शरद कमल है। और मैं आपको बता दूं ये इनका जो खेल है वो टेबल टेनिस है। कौन सा है इनका खेल? टेबल टेनिस है। कौन सा है? टेबल टेनिस है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन्हें 2022 में, कब? इन्हें 2022 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। क्लियर है ना? खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो याद रखना, जो पेरिस ओलंपिक मतलब 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होना है? पेरिस में होना है। तो याद रखना इस बात को कि उसके जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसके कौन ध्वजवाहक होंगे? तो वो आपके अचंत शरद कमल होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है दलवीर सिंह, ऑप्शन सेकंड है कबोस, ऑप्शन सेकंड है मिशेल टेला ग्रांड और ऑप्शन 4 है विनायक सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है मिशेल टेला ग्रांड। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये एबल पुरस्कार है, एबल पुरस्कार की बात की जाए तो ये गणित से संबंधित है। किससे? यह गणित या मैथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गणित या मैथ से संबंधित है और इसे मैथ का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे गणित या मैथ का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे गणित या मैथ का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एबल पुरस्कार था, एबल पुरस्कार जो प्रारंभ हुआ था, एबल पुरस्कार की शुरुआत 2001 में हुई थी, लेकिन इसको जो दिया गया था आधिकारिक रूप से सबसे पहले जो दिया गया था, सबसे पहले जो दिया गया था इसको, तो वह 2003 में दिया गया था। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले 2003 में दिया गया। सबसे पहले 2003 में दिया गया था। क्लियर है ना? शुरुआत तो 2001 में हो गई, लेकिन सबसे पहले 2003 में दिया गया था। जिस व्यक्ति को दिया गया था उस व्यक्ति का नाम है जीन पियरे। कौन थे? जीन पियरे थे। क्लियर है ना? कौन थे? जीन पियरे थे। और इनकी बात की जाए मिशेल ग्रांड की, तो ये फ्रांस के बहुत महत्वपूर्ण गणितज्ञ हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के बहुत महत्वपूर्ण गणितज्ञ हैं। और मैं आपको बता दूं कि एबल एक व्यक्ति का ही नाम था। एबल एक व्यक्ति का ही नाम था जो नॉर्वे के थे और उनके सम्मान में या उनके मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाता है। एबल जो थे वो नॉर्वे के थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के व्यक्ति थे। नॉर्वे के व्यक्ति थे और उन्हीं के मरणोपरांत या उन्हीं के सम्मान में यह दिया जाता है। क्लियर है ना? इन्हीं के सम्मान में यह दिया जाता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द बुक ग्याल्पो, कौन सा पुरस्कार है? ऑर्डर ऑफ द बुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों नेपाल, ऑप्शन सेकंड मलेशिया, ऑप्शन थर्ड भूटान और ऑप्शन 4 म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है भूटान। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? भूटान। भूटान का यह बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान है या सबसे महत्वपूर्ण सम्मान ऑर्डर ऑफ द बुक ग्याल्पो है भूटान का, और इससे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। अब अगर बात की जाए तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को कुछ और देशों के द्वारा भी सम्मान मिला हुआ है। जैसे अगर बात की जाए तो इसमें एक और महत्वपूर्ण है ऑर्डर ऑफ नायल। कौन सा है बच्चों? ऑर्डर ऑफ नायल। ऑफ नायल। ऑर्डर ऑफ नायल की यदि बात की जाए बच्चों तो यह मिस्र देश से दिया गया। किस देश से? मिस्र, या इसको हम लोग इजिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इजिप्ट कहते हैं। क्लियर है? दूसरी की बात की जाए तो एक और महत्वपूर्ण सम्मान है ग्रैंड ग्रैंड क्रॉस ग्रैंड क्रॉस ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो यह बच्चों जो पुरस्कार है ये ग्रीस देश का है। किस देश का है? यह ग्रीस देश का है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो एक और है द ग्रैंड क्रॉस
ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो ये बच्चों अगर बात की जाए तो ये आपका फ्रांस देश का है। किस देश का है? फ्रांस देश का है। तो याद रखना कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ और देशों से भी पुरस्कार मिले, जैसे मिस्र या इजिप्ट से मिला है ऑर्डर ऑफ नाइल। उसके अलावा ग्रीस देश है, ग्रीस देश से मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। और बच्चों फ्रांस से मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिम्बाराम किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन फर्स्ट कबड्डी, ऑप्शन सेकंड बैडमिंटन, ऑप्शन थर्ड तीरंदाजी और ऑप्शन फोर पोलो। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है तीरंदाजी। मैं आपको बता दूं कि लिम्बाराम जो हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 बार तो ओलंपिक में भाग लिया इन्होंने। कितनी बार बच्चों? 3 बार तो ओलंपिक में भाग लिया। 3 बार ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले तीरंदाज हैं। 3 बार ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले और तीरंदाज कौन से हैं? वो हैं आपके लिम्बाराम। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 1992 में एशियाई खेलों में, कौन से खेलों में? एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इनको 1991 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व स्तर पर यदि भारत की जो पहचान तीरंदाजी के क्षेत्र में कराने वाले थे तो वो लिम्बाराम ही थे। विश्व स्तर पर भारतीय तीरंदाजी की पहचान लिम्बाराम ही थे। तीरंदाजी की पहचान कौन थे? लिम्बाराम ही थे। क्लियर है बच्चों? यदि बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण और तीरंदाज खिलाड़ी हैं, उनके कुछ नाम मैं आपको बता दूं। जैसे एक है आपकी अंकिता भगत, वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण है। अंकिता भगत हैं। एक हैं आपके प्राची सिंह हैं। इनके अलावा यदि बात की जाए तो आपके एक और हैं आपकी दीपिका कुमारी हैं, काफी फेमस हैं, शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, दीपिका कुमारी। ये कुछ प्रमुख तीरंदाज हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व वर्तमान में कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया है या कराया था? ऑप्शन फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सेकंड बिंदुसार, ऑप्शन थर्ड कौटिल्य और ऑप्शन फोर अशोक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है अशोक। बच्चों आप सब लोग जानते हो कि मौर्य साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक थे जिनका नाम अशोक था। क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो स्तूप, सांची का स्तूप की जब बात की जाए तो मैं आपको बता दूं स्तूप क्या होता है। स्तूप कुछ नहीं होता बल्कि किसी व्यक्ति के अवशेषों पर कुछ निर्माण किए जाते हैं, उनको हम स्तूप कहते हैं। क्या होते हैं स्तूप? स्तूप की बात की जाए तो किसी व्यक्ति के अवशेषों पर, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो किसी व्यक्ति के निर्मित स्थल होते हैं। क्या होते हैं? अवशेषों पर निर्मित स्थल होते हैं। क्या होते हैं? अवशेषों पर निर्मित स्थल होते हैं। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण अशोक ने कराया था और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर बच्चों? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में एक जिला है और उस जिले का नाम है रायसेन। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, किसमें? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। किस जिले में? रायसेन जिले में यह स्थित है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो सांची के स्तूप की खोज जो की थी वो 1818 में की थी। कब की थी? 1818 में की थी।
और जो खोज करता थे बच्चों वो आपके जनरल टेलर थे। कौन थे? जनरल टेलर थे। कौन थे? जनरल टेलर थे। कौन थे बच्चों? जनरल टेलर थे। जनरल टेलर थे। क्लियर है ना? जनरल टेलर थे। इसके अलावा यदि बात की जाए तो सांची के स्तूपों पर फिर कुछ और भी शासकों ने काम किया है। जैसे उनमें एक महत्वपूर्ण नाम है अग्निमित्र का। किसका? अग्निमित्र एक शुंग वंश के शासक थे। क्या थे? अग्निमित्र शुंग वंश के शासक थे। किस वंश के? शुंग वंश के शासक थे। इन्होंने भी स्तूप, जो सांची स्तूप है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कुछ काम किए थे। काम क्या, मैं आपको बता दूं। अग्निमित्र ने इन्होंने पुनः पुनः जीर्णोद्धार कराया था। पुनः जीर्णोद्धार कराया था। इसका मतलब यह है कि अग्निमित्र ने दोबारा बनाया, और फिर इन्होंने जब दोबारा बनाया था तो इन्होंने थोड़ा सा उसे विशाल भी कर दिया था। क्या कर दिया था? जब इनके द्वारा ये बनाया गया तो थोड़ा सा पहले से विशाल भी बनाया था, और कुछ और महत्वपूर्ण बदलावों के साथ इसे सुंदर भी किया गया था। क्लियर है? तो इस स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन फर्स्ट है पटना, ऑप्शन सेकंड इलाहाबाद, ऑप्शन थर्ड हरिद्वार, और ऑप्शन फोर कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है, कोलकाता। क्लियर है बच्चों? पहली अंडर वाटर जो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन है, वो कोलकाता में प्रारंभ की गई है। और सबसे पहले भी जो मेट्रो ट्रेन थी, सामान्य जो मेट्रो होती है, वो भी कलकत्ता में की गई थी। बच्चों आपको ये क्लास कैसी लग रही है जरा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बच्चों मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। क्लियर है बच्चों? अब दूसरी बात क्या है कि कोलकाता इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब मैं आपको बता दूं कि जो मेट्रो परियोजना है, जो अंडर वाटर मेट्रो है, यह कोलकाता में बनाई गई है, लेकिन इसका जो कोलकाता मेट्रो ने इसे बनाया है। किसने बनाया है? कोलकाता मेट्रो ने इसे बनाया है। दूसरी बात क्या है कि कोलकाता मेट्रो का जो ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर था, कौन सा? ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर। कौन सा था बच्चों? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था, उसका ही यह एक छोटा सा उपक्रम था। कोलकाता जो मेट्रो का ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर था, इसमें क्या किया गया है? इसमें कॉरिडोर में क्या किया गया था कि इन्होंने ये जो, मान लो ये हुगली नदी है, कौन सी नदी है? ये हुगली नदी है। ये हुगली नदी है। कौन सी नदी है? हुगली नदी है। तो हुगली नदी के तट पर जो दोनों शहर हैं, जो हुगली नदी के तट पर एक शहर जो इधर है और एक शहर इधर है, तो इस जो आपकी अंडर वाटर ट्रेन है, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, इसके तहत इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा था। अब जो ये था, इसकी मैं आपको बता दूं, इसकी दूरी कितनी थी? 16.6 किलोमीटर थी। कितनी थी? 16.6 किलोमीटर थी। अब इस 16.6 किलोमीटर में क्या था? 3.8 किलोमीटर 3.8 किलोमीटर की दो टनल थी। क्या थी? 3.38 की दो टनल थी। दो टनल थी। और इन्हीं एक टनल में बच्चों मैं आपको बता दूं कि 520 मीटर, कितनी? 520 मीटर यह वाटर के नीचे से जाती है। यह 520 मीटर की जो टनल है, ये पानी के नीचे से गुजरती है। पानी के नीचे से गुजरती है। पानी के नीचे से गुजरती है। और इसको ही हम लोग कहते हैं कि अंडर वाटर मेट्रो। कहां पर शुरुआत हुई? तो कोलकाता में। क्लियर है ना? अंडर वाटर मेट्रो कहां पर शुरुआत हुई है? कोलकाता में। क्लियर है ना? और अगर इनकी बात की जाए तो ये जो है, ये जो इनका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, इसका क्या किया गया है? इसको हावड़ा मैदान से हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड सेक्शन के मध्य ये चलाई गई है। क्लियर है ना? इसके मध्य ये चलाई गई है। और इनकी जो दूरी है, ये कितनी थी? 16.6 किलोमीटर थी। और बच्चों आपको पता होगा कि सबसे पहले जो मेट्रो की शुरुआत हुई थी वो भी कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और वो कब हुई थी?
1972 में उसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1972 में। कब? 1972 में कलकत्ता मेट्रो की भी स्थापना की गई थी। कलकत्ता मेट्रो की स्थापना की गई थी। कलकत्ता मेट्रो की स्थापना 1972 में की गई थी। क्लियर है ना? कब की गई थी? 1972 में। और जी 1972 में स्थापना की गई थी, लेकिन शुरुआत 1984 में होती है। कब होती है? यह प्रारंभ हुई थी 1984 में। कब प्रारंभ हुई थी? 1984 में हुई थी, जो दमदम से टोलीगंज के मध्य थी। कहाँ थी? दमदम से टोलीगंज के मध्य थी। दमदम से टोलीगंज के मध्य थी। क्लियर है ना? दमदम से टोलीगंज के मध्य भारत की पहली मेट्रो चली थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने जाकिर हुसैन, ऑप्शन सेकंड है हरप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन थर्ड है निखिल बनर्जी, और ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है निखिल बनर्जी। क्लियर है ना? निम्नलिखित में से जो प्रसिद्ध सितार वादक थे वो कौन थे? निखिल बनर्जी थे। मैं आपको कुछ और प्रसिद्ध सितार वादकों के नाम बता देता हूं, जैसे पंडित रविशंकर। क्लियर है ना? पंडित रविशंकर। उसके अलावा यदि बात की जाए तो निखिल बनर्जी आपके सामने हो गया। विलायत खान, विलायत खान, विलायत खान, वंदे हसन, वंदे हसन, वंदे हसन। उसके अलावा यदि बात की जाए तो परवेज शाहिद, परवेज शाहिद। क्लियर है ना? इनके अलावा यदि बात की जाए तो बुद्धादित्य बनर्जी, बुद्धादित्य बनर्जी, बुद्धादित्य बनर्जी। ये इसके अलावा एक और हैं उमा शंकर मिश्र। कौन? उमा शंकर मिश्र। तो उमा शंकर मिश्र ये कुछ प्रमुख सितार वादक थे। इनमें अगर बात की जाए तो इनमें जो पंडित रविशंकर हैं इनको सितार का उस्ताद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाए कभी भी कि सितार का उस्ताद कौन है, तो सितार के उस्ताद कौन है? वो पंडित रविशंकर हैं। उसके अलावा जो सितार जो यंत्र था इसकी स्थापना जो की थी वो अमीर खुसरो ने की थी। किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो ने की थी। और ये 18वीं सदी की बात है। कब की बात है? 18वीं सदी में, 18वीं सदी में की थी। क्लियर है? 18वीं सदी में, जब मुगल साम्राज्य के दौरान ही अमीर खुसरो ने की थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मंगल पांडे को बैरकपुर में कब ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने 10 मई 1857, ऑप्शन सेकंड है 8 अप्रैल 1857, ऑप्शन थर्ड है 6 मई 1857, और ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। बच्चों ये 1857 की क्रांति का ही वह दौर है जहां से शुरुआत हुई थी। इसमें हुआ क्या था मैं आपको बता दूं कि जो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी, तो मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री, एक इन्फेंट्री थी जिसका नाम था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी थी? 34 या 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सदस्य थे। इन्फेंट्री के यह मेंबर थे। यहां पर क्या हुआ था, बताया जा रहा था कि एक राइफल आती थी, पहले जो राइफल आती थी उसका नाम था ब्राउन वेस। क्या नाम था उसका? ब्राउन वेस उसका नाम था। और इसकी जगह एक इनफील्ड नामक राइफल आई। कौन सी आई? इनफील्ड नामक राइफल आई। और इस राइफल में यह बताया गया था कि जो कारतूस डाले जाते थे वो चर्बी वाले कारतूस होते थे। क्या होते थे? चर्बी वाले कारतूस होते थे। तो उनका जो ये नुक होता है, नुक जो होता है उसको ऐसे मुंह से छीलकर डालते थे।
तो इन्होंने बताया कि हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो रहा है, और उस जो उन कारतूसों को कहा जाता था चर्बी वाले कारतूस। क्या कहा जाता था? चर्बी वाले कारतूस। क्लियर है ना? क्या कहा जाता था? चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस। अब इनके कारण विद्रोह हो गया, और जो मंगल पांडे थे उन्होंने वहां पर एक जो ब्रिटिश रेजिमेंट का एक अधिकारी था उसकी हत्या कर दी, और उसके बदले इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 10 मई 1857 को, कब? 10 मई 1857 को ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब ये शुरुआत हुई थी तो उस समय जो गवर्नर जनरल था, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर है बच्चों? लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? ऑप्शन फर्स्ट भाग 22, ऑप्शन सेकंड भाग 25, ऑप्शन थर्ड भाग 18 और ऑप्शन 4 भाग 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, भाग 25। तो मैं बता दूं बच्चों आपको कि जब संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान के निर्माण के समय भागों की संख्या 22 थी। कितनी थी? संविधान के निर्माण के समय, संविधान के निर्माण के समय भाग कितने थे? 22 थे। संविधान के निर्माण के समय भागों की संख्या 22 थी, लेकिन वर्तमान में भाग 25 हैं। भाग 25 क्यों हैं? क्योंकि इनमें जो जोड़े गए थे वो एक 9 क जोड़ा गया, एक 9 ख जोड़ा गया, एक 14 क ट्रिब्यूनल जोड़ा गया। क्लियर है ना बच्चों? कितने जोड़े गए? 9 क, 9 ख, 14 क और एक है बच्चों 4 क। क्लियर है? कितने जोड़े गए? 4 जोड़े गए। तो 22 और 4 26 होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 7वां भाग था, कौन सा भाग बच्चों? 7वां भाग था, उसे हटा दिया गया था। जो 7वां भाग था उसे हटा दिया गया, 7वें भाग को निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 7वें भाग को निरस्त कर दिया गया, और निरस्त करने के बाद संख्या 22 और 4 26 होते हैं, लेकिन 7वें भाग को निरस्त कर दिया गया, तो टोटल अब कितने हो गए? 25। तो वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 हैं। अब अगर बात की जाए बच्चों, तो जो चर क है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। क्लियर है ना? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 14 क है, यह आपका ट्रिब्यूनल से संबंधित है, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिकरण। क्या कहते हैं? अधिकरण। क्लियर है? और अगर बात की जाए आपका 9 ख की यदि बात की जाए तो यह सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे? सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियों से संबंधित है। और आपके 9 क की बात की जाए तो यह आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है। क्लियर है ना? नगर पालिका से संबंधित है। क्लियर है? तो याद रखना वर्तमान में भागों की संख्या कुल कितनी है? 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन थर्ड वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन 4 है लॉर्ड डलहौजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के समय ही बच्चों बंगाल विभाजन हुआ था। अब अगर बात की जाए बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन की जो बच्चों शुरुआत हुई थी या जो घोषणा हुई थी, बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वो 20 जुलाई, कब? 20 जुलाई 1905 को की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को की गई। फिर इसके विरोध में जब घोषणा कर दी तो इसका विरोध हुआ, और विरोध हुआ
तो मैं आपको बता दूं इस विरोध में 7 अगस्त, कब? 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन को ही बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन को ही बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन, क्लियर है ना? या बंग भंग आंदोलन, क्लियर है? और फिर इसको कब? इसको 16 अक्टूबर 1905 को इस विरोध के बावजूद भी इस लागू कर दिया गया। क्लियर है? मेरा कहने का मतलब यह है कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को ही, इसका विरोध सभी ने, भारतीयों ने किया। जब इसका विरोध किया तो इन्होंने इस विरोध में स्वदेशी आंदोलन या एक बंग भंग आंदोलन चलाया, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल विभाजन के फैसले को वापस नहीं लिया गया। उसके बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। अब लागू कर दिया गया, यह चलता रहा, और फिर बंगाल विभाजन जब वापस लिया, बंगाल विभाजन को वापस लिया, पूछा जाता है तो बंगाल विभाजन 1911 में वापस लिया गया। कब लिया गया? 1911 में लिया। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। क्या हुआ था? 1911 में तीसरे, या हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन, थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन, तो मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में हुआ था, और जो ये 1911 में हुआ, ये कब हुआ? 1911 में हुआ थर्ड दिल्ली दरबार आयोजन। और ये जो किया गया था, ये किसके उपलक्ष्य में किया गया था? तो जॉर्ज पंचम जो राजा थे, जॉर्ज पंचम व इनकी पत्नी, जॉर्ज पंचम व इनकी पत्नी मैरी कॉम आई थी। कौन आई थी? इनकी पत्नी मैरी के आगमन पर बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। बंगाल विभाजन कब वापस लिया? 1911 में। और 1911 में क्या किया गया था? 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन था। क्लियर है? इससे पहले 2 और दरबार आयोजन हुए थे। उसमें सबसे पहला था, आपको बता दूं मैं, 1877 में। उसके अलावा एक था 1903 में। कुल कितने दिल्ली दरबार आयोजन हुए थे? 3 हुए थे। एक 1877 में हुआ, जब महारानी विक्टोरिया को सामग्री घोषित किया गया था। महारानी विक्टोरिया को सामग्री घोषित किया गया था। महारानी विक्टोरिया को ऐसे समझो कि सामग्री मतलब रानी घोषित किया गया था। और 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार आयोजन था। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा दिल्ली दरबार आयोजन था। 1903 में जब किया, जब एडवर्ड सप्तम भारत आए थे। कौन? एडवर्ड सप्तम भारत आए थे, तब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन फर्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सेकंड अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन थर्ड बाबर, ऑप्शन थर्ड बाबर, और ऑप्शन 4 अकबर। ऑप्शन 4 अकबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों, वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मैं आपको बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का एक महान शासक था, और इसका जो टाइम पीरियड था यह 1325 से 1351 तक यह शासक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक जो अमीर, ये दीवान अमीर कोई विभाग था, यह कृषि से संबंधित था। बहुत पूछा जाता है कि दीवान ए अमीर कोई विभाग किससे संबंधित था, तो यह कृषि विभाग था, कृषि से संबंधित था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? एक महत्वपूर्ण बात इनकी यह है कि इनके समय दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य सबसे अधिक था। दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य सबसे अधिक था। दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य सबसे अधिक था। ये 23 प्रांतों में था। कितने? सबसे अधिक था। और दिल्ली सल्तनत 23 प्रांतों में विभाजित थी। कितने? 23 प्रांतों में
विभाजित थी। कहीं कहीं 25 में लिखा मिल जाता है, उसका आइडिया मुझे भी है, लेकिन 23 प्रांतों में थी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा जाता था, धनवानों का राजकुमार कहा गया। और ये एडवर्ड थॉमस ने कहा था। किसने कहा था? धनवानों का राजकुमार जो कहा था वो एडवर्ड थॉमस ने कहा था। किसने कहा था? एडवर्ड थॉमस ने कहा था। एडवर्ड थॉमस ने कहा था। उसके अलावा यदि बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण भी कहा जाता था। विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता था। विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता था। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक को ही मूर्ख बादशाह भी कहा गया, या पागल, मूर्ख या पागल बादशाह भी कहा जाता था। क्लियर है ना? उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। कब? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक के समय हुई थी। क्लियर है ना? उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ महत्वपूर्ण काम थे, जैसे सबसे पहला था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। उसके अलावा दूसरा था राजधानी परिवर्तन, दूसरा था राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। तीसरा था इसका महत्वपूर्ण काम, तीसरा महत्वपूर्ण काम था इसका, वो था आपका सांकेतिक मुद्राएं चलाना। बहुत पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्राएं किसने चलाई थी? सांकेतिक मुद्रा चलाना। उसके अलावा चौथा जो महत्वपूर्ण काम था वो था कराचिल और खुरासान अभियान, कराचिल व खुरासान अभियान। क्लियर है ना? खुरासान अभियान, ये मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, राज्य वार्ता संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन थर्ड है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं आपको बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्य वार्ता समिति के साथ साथ दो समितियों के और अध्यक्ष थे। उनमें पहली थी आपकी संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण थी संघीय संविधान समिति। कौन सी? संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो इसमें जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, आप सब लोग जानते हो, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो ये प्रांतीय प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने है और वो है ऑप्शन सेकंड। अब अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति का विशेष भाषण किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 85, ऑप्शन सेकंड अनुच्छेद 87, ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 123 और ऑप्शन फोर अनुच्छेद 72। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण या भाषण से संबंधित है। अनुच्छेद 85 की बात की जाए तो यह सत्रावसान, लोकसभा का भंग होना, लोकसभा का भंग के बारे में बताता है, लोकसभा का भंग होना। ये राष्ट्रपति को ये पावर है और राष्ट्रपति यह करता है। 87 विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 123 की बात की जाए तो यह राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। किससे? अध्यादेश से संबंधित है। और अनुच्छेद 72 की बात की जाए तो यह राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। क्लियर है? ये किससे संबंधित है?
समाधान शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट मध्य प्रदेश, ऑप्शन सेकंड कर्नाटक, ऑप्शन थर्ड उत्तर प्रदेश और ऑप्शन फोर जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है मध्य प्रदेश। क्लियर है? मध्य प्रदेश। मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, ये वर्तमान में 126 है, वो सॉरी 106 कितने हैं? वर्तमान में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 106, इनकी संख्या कितनी है? 106 है। सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य एमपी है या मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और इसमें पता है कितने हैं? इसमें 11 हैं। टोटल कितने हैं? 11 हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर यदि बात की जाए तो दूसरे नंबर पर जो आता है ये पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर जो आता है आपका वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहां संख्या इनकी 9 है। और पंजाब ऐसा राज्य है, पंजाब ऐसा राज्य है जहां कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। पंजाब कैसा राज्य है? यहां कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यहां कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जिनके बारे में आपको बता दूं, जिसमें जैसे अगर बात की जाए जो एमपी के कुछ महत्वपूर्ण है, एमपी के कुछ महत्वपूर्ण है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका कूनो नेशनल पार्क। कौन सा? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को पता होगा कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे वो कूनो नेशनल पार्क में ही छोड़े गए थे। कौन से? जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे, दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे, दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे, दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे वो कहां छोड़े गए थे? कूनो में। उसके अलावा एमपी में कुछ और बात की जाए तो एमपी में जैसे आपका है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। इसके अलावा यदि बात की जाए तो सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। इसके अलावा यदि बात की जाए आपकी तो बांधवगढ़ हो गया, कूनो हो गया, एक है पेंच नेशनल पार्क, बहुत महत्वपूर्ण है, पेंच नेशनल पार्क। याद रखना ये कुछ एमपी के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। क्लियर है? तो अगर बात की जाए तो हम कहां पे थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट था मध्य प्रदेश। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश का काफी फेमस है, और उत्तर प्रदेश का जो फेमस है वो है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क, बहुत पूछा जाता है, दुधवा नेशनल पार्क। क्लियर है ना? तो याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शैक्षिक दर कितनी है? ऑप्शन फर्स्ट 74%, ऑप्शन सेकंड 76%, ऑप्शन थर्ड 67% और ऑप्शन फोर 78%। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। फिक्स जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो शैक्षिक दर थी वो 74, कितनी? 74.04% थी। कितनी थी? 74.04% थी। अब अगर बात की जाए तो इसमें भी मेल और फीमेल, मेल और फीमेल कहने का मतलब यह पुरुष और महिला, पुरुष और महिलाओं की बात की जाए तो जो पुरुषों की थी वो थी आपकी कितनी थी? 84.12%। कितनी थी? 84.12% थी। और फीमेल की बात की जाए तो इनकी कुछ 65% के आसपास थी। कितनी थी? इनकी कुछ 65% के आसपास थी और ये 84% के आसपास थी।
दूसरी बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात था, भारत का जो लिंगानुपात था वो कितना था, 9 से 43 था। जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व की यदि बात की जाए तो 382 था। कितना था? जन घनत्व की बात की जाए तो कितना है आपका? 382। जन घनत्व कितना है? 382। मैं आपको बता दूं लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात होता है पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात। मतलब 1000 पुरुषों पर, कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर महिला कितनी है? क्लियर है ना? 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी होती हैं उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। और जनघनत्व की बात की जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं उसको हम लोग जनघनत्व कहते हैं। क्या 382 क्या जनघनत्व? इसका मतलब यह है कि वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति। क्या इसका मतलब? वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति, वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति। क्लियर है ना? उसके अलावा यदि बात की जाए तो भारत की सबसे पहले जो जनगणना हुई थी, भारत की सबसे पहले जो जनगणना थी वो 1872 में हुई थी। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। क्लियर है? और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो इस समय गवर्नर जनरल था। उसके अलावा यदि बात की जाए तो 1881 से यदि बात की जाए तो भारत की लगातार जनगणना हो रही है। 1881 से भारत की लगातार जनगणना हो रही है। भारत की लगातार जनगणना हो रही है। लगातार जनगणना हो रही है। उसके अलावा जब 1881 में जनगणना हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपिन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपिन थे। क्लियर है ना? उसके अलावा यदि बात की जाए तो भारत की 2001 से लेकर 2011 तक जो जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर है वह 17.7 थी। कितनी थी? 17.7% थी। और जो सबसे अधिक रही थी वो 1961 से 1971 के मध्य आपकी थी 24.8। कितनी थी? 24.8% थी, जो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी। आज तक के भारत के इतिहास में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब थी? तो 1961 से 71 तक थी। और अगर बात की जाए तो एक और फैक्ट है बहुत महत्वपूर्ण, वो है आपका 1911 से 21 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव रही थी। क्या रही थी? जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी। क्या रही थी? नकारात्मक रही थी। क्लियर है? और नकारात्मक क्यों थी? क्योंकि 0.31% की कमी थी या माइनस था। हम लोग कह सकते हैं 0.31% की कमी थी या माइनस था। और इसीलिए 1921 को भारत में जनसंख्या विभाजक के रूप में भी माना जाता है। क्या माना जाता है? 1921 को भारत जनसंख्या विभाजक के रूप में माना जाता है। भारत जनसंख्या विभाजक के रूप में 1921 को माना जाता है। क्लियर है बच्चों? आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे इसे जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बच्चों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय राम राम, जय श्री राम बच्चों।